हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूनान से जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें और बढ़ोतरी की रोमन्स ने। उसके बाद में जब रोम साम्राज्य का अवसान हो गया था तो धुरी बन गई थी अरब क्षेत्र। अरब क्षेत्र से भी ऐतिहासिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भूगोल की अन्य शाखाओं में भी काफी प्रगति देखने को मिली। उसके बाद एक ठहराव सा हमें देखने को मिलता है और उस ठहराव में हम देखते हैं कि यूरोप जो कि पहले अग्रणी था, यूनान और रोम का जो कंट्रीब्यूशन उन क्षेत्रों से आता है, उसके बाद में वो अंधयुग की आगोश में चला जाता है। बाद में जाकर और 14वीं-15वीं शताब्दी में वापस थोड़ी आशा की किरण नजर आती है और वो पुनर्जागरण की ओर बढ़ता है और वहीं से धीरे 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 यूरोप वापस ज्ञान का केंद्र बनना शुरू हो जाता है। और ये मानिए कि लगभग लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोपियन जो स्कूल्स हैं, जैसे जर्मन स्कूल हैं, फ्रेंच स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल है, इवन रशियन स्कूल हैं, उनका दबदबा रहता है। लेकिन उसके बाद ये धुरी शिफ्ट हो जाती है। जो लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है उसमें अमेरिका सुपरसीड कर जाता है इवन यूरोपियन पार्ट को। तो अभी हम जो बात करेंगे पुनर्जागरण के बाद यूरोप में जो आधुनिक भूगोल की शुरुआत होती है, विशेष तौर पे जर्मन स्कूल से जो शुरुआत होती है उसको हम देखेंगे और उसमें हम सबसे पहले वेरेनियस के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। ये जो बर्नहार्ड वॉरेन या वेरेनियस हैं, इनका पीरियड 1622 से 1650 का पीरियड है। आपको ये देखते ही पता लग रहा होगा कि कितना छोटा स्पान है ना। केवल और केवल 28 साल इनकी आयु रही, लेकिन इतने छोटे पीरियड में भी वेरेनियस का जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेजिंग है। उन्होंने जिस तरह से ज्योग्राफी या यूं कहेंगे नॉलेज के डोमेन को कंट्रीब्यूशन दिया, वो वास्तव में इतनी छोटी सी उम्र को देखते हुए ये कह सकते हैं कि बहुत अद्वितीय प्रकार का कंट्रीब्यूशन था। इनकी एक किताब आती है सामान्य भूगोल। ये वही विद्वान है जिन्होंने सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल नाम की दो शाखाएं हमें सुझाई थी। हालांकि ये बहुत इनकी अंतर्दृष्टि बहुत स्पष्ट थी और ये इन दोनों शाखाओं को विरोधी शाखाओं के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक दूसरे की पूरक शाखाओं के रूप में देखते थे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों ब्रांचेज एक दूसरे की, बीट जनरल ज्योग्राफी or be it spatial geography. These are not distinct and these are not opposite to each other. Rather, these are complementary branches which are, adding the knowledge to each other's branch of knowledge or explanation. तो ऐसी जो कंडीशन थी उसके अंदर जहाँ पे वेरेनियस बहुत क्लियर था अपने आइडियाज में, और वेरेनियस ने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि दोनों शाखाएं महत्वपूर्ण हैं, दोनों शाखाएं भिन्न हो सकती हैं विषय सामग्री के आधार पे, लेकिन दोनों शाखाएं एक दूसरे के अध्ययन को प्रबल करती हैं। लेकिन फिर भी इनके इस काम से भूगोल में द्वैतवाद की नींव डली थी। इसके बावजूद भी इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी सामान्य भूगोल, ठीक है, वो 1650 में जो इनका मृत्यु वर्ष था उसी में प्रकाशित हुई थी। और भूगोल को उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक सब्जेक्ट है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमें भूगोल के अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। दो शाखाएं बताई इन्होंने भूगोल में, एक सामान्य भूगोल जिसको जनरल ज्योग्राफी या यूनिवर्सल ज्योग्राफी की संज्ञा दी। इससे तात्पर्य था कि जो भी सामान्य नियम है या पृथ्वी से संबंधित जो सामान्य जानकारियां हैं उनका अध्ययन यहाँ किया जाना चाहिए।
और दूसरा है विशिष्ट या विशेष भूगोल, स्पेशल ज्योग्राफी। और इसके अंदर ये बात कही गई थी कि किसी प्रदेश विशेष के गहन अध्ययन को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अभी हम जब देखेंगे इन दोनों ब्रांचेस का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वेरेनियस ने किस तरह से इनको अलग अलग डिस्क्राइब किया, किस तरह से इनके सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन किया, तो हमें बहुत अच्छे से ये बात स्पष्ट नजर आएगी कि वेरेनियस कहीं भी इन ब्रांचेस को एक दूसरे के अपोजिट डाइकोटोमस कंडीशन के अंदर खड़ा नहीं करता। कहीं भी वो डुअलिज्म की बात नहीं करता है। ठीक है। बाद में जो जर्मनी में ट्रेडिशन आया, तो ये जो ब्रांच थी विशेष तौर पे विशेष भूगोल की जो ब्रांच थी, वो लैंडरकुंडे के रूप में जानी जाने लगी, मतलब क्षेत्र का अध्ययन के रूप में उसको समझा जाने लगा। हालांकि ये जो दो शब्द है जनरल और स्पेशल, ये शब्दावली इससे पहले ये जो बार्थलोमेव है इन्होंने इस्तेमाल की थी 1617 में, वेरेनियस से भी पहले। ठीक है। तो कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए केवल ये चीज महत्व रखती है, लेकिन एक्चुअल में ज्योग्राफी को इन दोनों ब्रांचेस में स्पष्ट रूप से डिवाइड करके और उनको एलिबरेटिव वे के अंदर समझाने वाला पहला विद्वान निश्चित रूप से वेरेनियस था। उसने जनरल ज्योग्राफी जो सामान्य भूगोल है उसके लिए कहा था कि इसका संबंध विषय से संबंधित सामान्य नियमों के अध्ययन से, ठीक है, जो जनरल लॉज पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है। तो दिस ब्रांच इज डीलिंग विद दोस सामान्य नियम जो हम देखते हैं, उनकी बात हम यहाँ करेंगे, और इसमें पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत गूढ़ है, यहीं पे ये चीज समझनी है that when we are talking about general geography, we are taking word as a unit of study. हम जब सामान्य भूगोल की बात कर रहे हैं तो हम पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में देख रहे हैं, और जब हम स्पेशल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हम अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द अर्थ, एक जो निश्चित प्रदेश है, हम उसकी बात करेंगे, उसको अध्ययन की इकाई के रूप में चुनेंगे। ये एक क्लियर कट डिफरेंस था दोनों ब्रांचेस के अंदर। इन्होंने कहा कि इस सामान्य भूगोल में जहां प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत भौतिक स्थितियों को समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉज है जिनको हम ये मानते हैं कि वो यूनिवर्सल है, वो सब जगह काम करते हैं। ठीक है। तो हम उन सामान्य नियमों की बात करते हैं और उसके अंतर्गत हम भौतिक स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम स्पेशल ज्योग्राफी की बात करते हैं, अभी हम इसको और एलेबोरेट करेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर, जब हम स्पेशल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका संबंध किसी देश या प्रदेश की अथवा देशों या प्रदेशों की विशिष्टताओं और विशेष गुण के अध्ययन से संबंधित है। दैट मीन्स हियर यूनिट ऑफ स्टडी इज अ रीजन और अ कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, राइट। यहां पर जो अध्ययन की इकाई है वो क्षेत्र विशेष है, पूरी पृथ्वी नहीं है, पूरा विश्व नहीं है। ठीक है। तो वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कोई प्रदेश हो सकता है, कोई देश हो सकता है, देशों का छोटा समूह हो सकता है, प्रदेशों में किसी समरूपता के आधार पर एक छोटा समूह हो सकता है। ठीक है। अतः इसे प्रादेशिक भूगोल भी कहा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि जब वो स्पेशल की बात करते हैं, जब वो विशेष या विशिष्ट की बात करते हैं, तो उनका इशारा किसी विशेष प्रदेश की तरफ होता है, किसी विशिष्ट प्रदेश की तरफ होता है। तो निश्चित रूप से ये जो रीजनल ज्योग्राफी है, प्रादेशिक भूगोल है, ठीक है, उसके समकक्ष नजर आती है। अब देखिए, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है जो हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाता है इसके ऊपर। ये कहता है कि इसमें किसी विशेष देश अथवा प्रदेश की व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स हैं ऑफ ए रीजन, ठीक है, उनको हम यहाँ पर उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम यहाँ पर वर्णित करते हैं। एंड सी द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स अ रीजन a distinct personality।
कोई भी प्रदेश जो होता है ना, उसको एक एक विशेष व्यक्तित्व जो देते हैं, वही गुण व्यक्तिगत या विशेष गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो व्यक्तिगत विशेषताओं की बात की जा रही है, आप एक प्रदेश, जैसे हम लोग यदि हम किसी मनुष्य का अध्ययन करें तो हम क्या करते हैं कि उसकी 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 जो पर्सनालिटी है, हम जब उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को फोकस करते हैं। ठीक इसी तरह जब हम यहाँ एक प्रदेश को ले रहे हैं तो हम उस एक प्रदेश की जो कैरेक्टर्स हैं, उसके जो पिक्यूलियर कैरेक्टर्स हैं, उसके जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, हमारा उस पर विशेष ध्यान होता है। विशेष भूगोल में मनुष्य भी एक महत्वपूर्ण विषय सामग्री है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी का समझ लीजिए कि एक एम्ब्रियो काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर हम ये अच्छे से देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मानव भूगोल की एक तरह से नींव डल रही है, क्योंकि हम यहाँ एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ज्योग्राफी को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पर हम एक ब्रांच के अंदर कहीं ना कहीं सेंटर में ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोलता हूं, विशेष भूगोल अर्थात स्पेशल ज्योग्राफी में मनुष्य भी एक महत्वपूर्ण विषय सामग्री है, जिसका स्वभाव तथा व्यवहार भविष्यवाणी से परे है। वी ऑल नो ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट प्रेडिक्टेबल, है ना। उसकी हम सीधे, क्योंकि आप इसी ज्योग्राफी में जब आप पैराडाइम्स करोगे तो आप देखोगे कि जो प्रत्यक्षवादी थे, ठीक है, वो प्रत्यक्षवादी क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई हमें अन्य विज्ञानों की तरह सामान्य नियम बनाने हैं, और उन सामान्य नियमों के प्रतिपादन के अंदर हमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि यदि हम मनुष्य को विषय वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं और मनुष्य के स्वभाव को यदि अध्ययन सामग्री में शामिल करते हैं तो हम उस तरह के नियम नहीं बना सकते, क्योंकि मानवीय व्यवहार जो है उसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। ठीक है, तो बाद में जब व्यवहारवाद आता है तो फिर वो कहते हैं नहीं, यदि आप भूगोल की बात कर रहे हैं तो भूगोल से मनुष्य को और मनुष्य के व्यवहार को बाहर नहीं निकाला जा सकता। वो अभिन्न अंग है विषय सामग्री का, उसको हम किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से जो पॉजिटिविज्म है, ठीक है, उसको एक चैलेंज मिलता है बिहेवियरलिज्म से। यहाँ पर बहुत पहले वरेनियस ये बात कह दे रहा है कि when we are talking about the geographical study of spatial regions, we must give due recognition, or we must put due focus on humans and their behavior. ठीक है, अब क्योंकि इनके बारे में इनके मानवीय व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अतः जहां सामान्य नियमों का प्रतिपादन की जहां तक बात है, वो यहाँ पे थोड़ा सा जटिल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कहीं भी वेरेनियस इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि मानव स्वभाव को शामिल करने से हम विषय को क्रमबद्धता देने में और विषय के सामान्यकरण में हम कहीं भी अक्षम हैं, ऐसी बात वेरेनियस नहीं कह रहा है। ठीक है, he is accepting that yes, human behavior is not very much predictable, so it is difficult to make general laws when we are dealing with human behavior, but still it is not impossible. ठीक है, डिफिकल्ट है, असंभव नहीं है। यद्यपि प्रादेशिक भूगोल के नियम संरचनात्मक नियमों, सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं के प्रतिपादन हेतु महत्वपूर्ण होते हैं, उसी बात को वो और ज्यादा स्ट्रांगली रख रहा है। और वेरेनियस मानता है कि प्रादेशिक भूगोल का ज्ञान किसी भी प्रदेश की सरकार, प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य आदि को समझने के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है।
ठीक है, तो यहाँ हमारी स्पष्ट दृष्टि होती है कि स्पेशल ज्योग्राफी वेरेनियस की दृष्टि से क्या थी। ठीक है, स्पेशल ज्योग्राफी की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, मनुष्य और मनुष्य के व्यवहार को किस रूप में लिया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ इस स्पेशल ज्योग्राफी के लिए जब हम किसी प्रदेश या देश को अध्ययन की इकाई के रूप में लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए फोकस रहता है वहाँ की गवर्नेंस और गवर्नमेंट, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इन सब को समझने के लिए प्रादेशिक उपागम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए वेरेनियस आगे जाकर कहता है सामान्य भूगोल के लिए। ठीक है, वेरेनियस के अनुसार सामान्य भूगोल विषय में मूलभूत नियम एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, जिनको विशिष्ट भूगोल के अध्ययन में व्यवहार में लाया जाता है। ये मैत्री है। दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल द कोएग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, है ना। ये भूगोल की जो दो शाखाएं उसने बताई है, ये उनके अंदर मैत्री की तरफ इशारा है कि हम सामान्य भूगोल के अंदर सामान्य नियमों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि विशिष्ट भूगोल के अध्ययन में हम इन सामान्य नियमों को व्यवहार में लाते हैं। इसलिए सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल ये एक दूसरे के विरोध में खड़े नहीं हैं। इस लाइन से स्पष्ट पता होता है कि विशिष्ट भूगोल या विशेष भूगोल को सामान्य भूगोल मजबूती प्रदान करता है, नंबर 1। नंबर 2, विशेष भूगोल के अध्ययन से बहुत सारी बार हमें सामान्य भूगोल को समृद्ध करने का मौका मिलता है। ठीक है, सो इट इज अ टू वे रिलेशनशिप। ठीक है, एंड इट इज अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। ये एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भरता की बात है, ये विरोधाभास की बात नहीं है। अतः भूगोल की ये दोनों शाखाएं पूरे विषय की समझ विकसित करने हेतु एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। ठीक है, अब देखिए यदि आपको पता हो तो 1650 में जो बुक पब्लिश हुई थी वेरेन की, दैट वाज जनरल ज्योग्राफी। He wanted to write a book on spatial geography also, but he could not. वो चाहते थे और यदि वो रहते तो बहुत जल्दी स्पेशल ज्योग्राफी पे उनका एक ग्रंथ आ जाता। हालांकि उसकी छोटी रूपरेखा जो है उसका जिक्र हम अगली ही स्लाइड में करेंगे। और यहाँ एक बहुत मतलब सुंदर तरीके से उन्होंने जनरल ज्योग्राफी की जो विषय सामग्री है उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस विद्वान की बात कर रहे हैं, दिस पीरियड इज अबाउट 400 years ago। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ज्ञान की शाखाएं जो है ना वो अच्छी तरह से डिफाइन भी नहीं हुई थी, उनकी बाउंड्रीज भी क्लियर नहीं हुई थी। उस दौर में इस दर्जे की बात करना ये बहुत बड़ी बात है। तो जो जनरल ज्योग्राफी की उनकी बुक आई थी उसमें ज़्यादातर तो नो डाउट मैथमेटिकल और जो एस्ट्रोनॉमिकल रिलेटेड बातें थी, होनी भी है। क्यों? क्योंकि जनरल लॉज की बात कर रहे हैं तो उसमें नो डाउट उस समय हमारे पास बहुत अच्छा अकाउंट था मैथमेटिकल ज्योग्राफी का और जो हमारी ब्रांच है खगोल विज्ञान उसका। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको 3 भागों में बांटा और ये बहुत समझने वाला है। पहला भाग उन्होंने कहा निरपेक्ष भाग, कि इस जनरल ज्योग्राफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें देखना चाहिए। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी विषय वस्तु कहाँ आएगी, और ये मिलकर पूरी ये तीनों भाग जो हैं ये मिलकर जनरल ज्योग्राफी की पूरी विषय वस्तु को तैयार करेंगे। और उसमें पहला है एब्सोल्यूट पार्ट। एब्सोल्यूट का पार्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट पार्ट का मतलब सीधा सीधा एक ही है
कि जैसे आप ये कहते हैं कि मेरी लंबाई 5 फीट 9 इंच, ठीक है, सो दिस इज माय एब्सोल्यूट हाइट, ठीक है। आप ये कहते हैं भाई एवरेस्ट की चोटी 8,848 मीटर ऊंची है, दिस इज एब्सोल्यूट हाइट। But when you compare Everest, the height of Everest peak with some other peak, कि वो उससे 1,000-2,000 मीटर ऊंची है, then it becomes relative. When somebody say that my height, I mean my height is lesser than Mr. X, ठीक है, and that is about 2 inches. So Mr. X is actually 5 feet 11 inch. And my height is lesser than x about 2 inches. तो ये होता है इन रिलेशन टू, ठीक है, दूसरे के संदर्भ में। अब निरपेक्ष की यदि बात आ जाती है और यदि आप पृथ्वी को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेकर आप पृथ्वी की लंबाई, चौड़ाई, परिधि आदि की बातें करोगे तो क्या वो निरपेक्ष होगी या नहीं होगी? तो देखिए कितनी सुंदर क्लैरिटी थी कि भाई निरपेक्ष भाग में क्या आएगा कि इसके अंदर टेरेस्ट्रियल पार्ट आएगा, भूमि से संबंधित पार्ट आएगा, ठीक है, भौमिक आएगा इसके अंदर कि क्या है वो, कि जैसे ये पृथ्वी जो है उसकी आकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है, इसकी परिधि कितनी है ना, इसका ध्रुवीय व्यास कितना है, इसका विषुवतीय व्यास कितना है, ये सब जो चीजें हैं, है ना, ये सब, है ना। आप चाहे अक्षांशों का डिस्क्रिप्शन की बात कर लो, चाहे देशांतरों के डिस्क्रिप्शन की बात कर लो, वेयर यू आर टेकिंग अर्थ एज अ यूनिट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब बात आती है रिलेटिव पार्ट, सापेक्ष। सापेक्ष हमेशा किसी अन्य के संदर्भ में होता है, ऑलवेज, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इसको कहा ग्रहीय भाग, प्लेनेटरी पार्ट। प्लेनेटरी पार्ट से मतलब ये है कि भाई जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे अर्थ है, मून है, सन है, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो अर्थ तो हमारा खुद का ग्रह है, तो जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मून है, सन है, ठीक है, अदर प्लैनेट्स हैं, क्या रिलेशन है अर्थ का उनके साथ, ठीक है, वो है सापेक्ष। सापेक्ष मतलब ऑलवेज इन रिलेशन टू, है ना। जब हम सापेक्ष की बात करते हैं ना तो संदर्भ आता है, ठीक है। अब देखिए, एक है कंपैरेटिव पार्ट, है ना, तुलनात्मक, नाम से ही पता लग रहा है। तो पृथ्वी का सामान्य वर्णन जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थानों और क्षेत्रों की सापेक्षिक स्थिति, स्थानों और क्षेत्रों की सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव पोजीशन कहाँ है, कौन किसके वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है ना, ईस्ट में है ना, तथा 9 संचालन सिद्धांतों का अध्ययन इसमें रखा। अतः यह मानचित्र कला से संबंधित था, ठीक है, जिसमें भौतिक तत्वों की अवस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो यहां बहुत अच्छे से पूरा क्लैरिफाई होता है कि जनरल ज्योग्राफी में किस तरह की विषय वस्तु आएगी, और उसको भी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि भाई निरपेक्ष में हमें क्या अध्ययन करना चाहिए, सापेक्ष में हमें क्या अध्ययन करना चाहिए, और तुलनात्मक में हमें क्या अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। अपने टाइम का ये सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन। अब जब हम बात करते हैं विशेष भूगोल की, हालांकि क्योंकि बहुत ज़्यादा आयु नहीं थी वेरेनियस की, इसलिए इस पे काम शुरू किया ही था। यदि वो थोड़े बहुत और जीवित रहते तो वो इस में भी अपना योगदान देते। उस शुरुआती काम में भी इन्होंने इसको भी 3 भागों में बांटा। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं सेलेस्टियल प्रॉपर्टीज। अब सेलेस्टियल प्रॉपर्टीज का अर्थ उस समय ये लगाया गया
कि जिसका संबंध पृथ्वी की सतह से ना हो, है ना, पृथ्वी की सतह से ना हो। ठीक है, तो ये कहा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या है कि साहब ये वायुमंडल है ना, हमारी जलवायु जो है वो सतह के ऊपर ऊपर होती है, तो उसको कहा खगोलीय गुणधर्म, है ना। सो दैट इज एटमॉस्फेयर एंड द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू क्लाइमेट। ठीक है, फिर आया नंबर 2 पार्थिव गुणधर्म, टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। जब हम टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं या वायुमंडल की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष के ऊपर, है ना, उस क्षेत्र विशेष की जलवायु यहाँ प्रधान लक्ष्य होता है हमारा। क्यों? कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल ज्योग्राफी। तो स्टडी ऑफ रीजन तो ऑलरेडी है ना, प्रदेश के अध्ययन की बात तो पहले से है, वो तो हमें मस्तिष्क में रखनी ही है। अब देखिए, पार्थिव जब गुणों की बात आती है तो ये वो गुण है जो पृथ्वी की सतह पर आपको देखते हुए मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा उन्होंने कि इसमें हमें भौगोलिक विशेषताओं को लेना चाहिए। ठीक है, वो भौगोलिक विशेषताएं जिनको हम ये कह सकते हैं भाई ये जो प्राकृतिक विशेषताएं है ना, ठीक है, उनको लेना चाहिए, जो बेसिकली जो अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर फिजिकल लैंडस्केप बनाती है, उनको लेना चाहिए। ठीक है, और फिजिकल लैंडस्केप्स को लेना चाहिए। तो उसमें आ गया नेचुरल एजेंट्स, जैसे नदियां हैं, सागर हैं, है ना, और जितने भी जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, नेचुरल रीजन्स लाइक पर्वत है, पठार है, मैदान है, वो सब इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। और उसने कहा कि प्रदेश के अध्ययन में दो चीजें आ गई, एक वहाँ के खगोलीय गुणधर्म जिसमें मूल रूप से प्रदेश की जलवायु संबंधी बात आ जाती है, दूसरे में आ जाती है पार्थिव गुणधर्म, ये मूलतः जो भू आकार की होती है, जियोमोर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अर्थ सरफेस की, वो सब इसके अंदर आती है। और तीसरा आता है मानवीय गुणधर्म, ह्यूमन प्रॉपर्टीज। इसमें मानवीय विशेषताओं को लिया जाता है। तो अब और ये हमेशा मानवीय व्यवहार से प्रेरित होती है, हमेशा। ठीक है, क्योंकि यही वो भाग है जिसके कारण सांस्कृतिक दृश्य भूमि का विकास होता है, कल्चरल लैंडस्केप का विकास होता है। ठीक है, there are two kind of landforms we can see. One that is physical landscape, है ना, which is made up of various physical landforms, and the second is cultural landscape. ठीक है, which is also depicting various cultural signs. क्या अंतर है दोनों में? हम यदि बात करें कि सांस्कृतिक दृश्य भूमि और भौतिक दृश्य भूमि, तो अंतर ये है कि जहां पर भी आपको मनुष्य का हस्तक्षेप नजर नहीं आता, दैट इज नेचुरल और फिजिकल लैंडस्केप, एंड wherever you see the mark of human being, that will become the part of cultural landscape. जैसे एक नगर है, तो नगर तो बसा हुआ था नहीं ना पहले, प्राकृतिक रूप से मनुष्य ने बसाया है। रेलवे लाइन है, सड़कें हैं, whatever you see which is a human creation, वो सब जो है वो सांस्कृतिक दृश्य भूमि का हिस्सा है, वो कल्चरल लैंडस्केप का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मानवीय विशेषताओं जैसे परिवहन, व्यापार, सरकारें और ये सब मिलके कल्चरल लैंडस्केप को बनाती है, तो मानवीय गुणधर्म को शामिल किया है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हमें ये समझ में आ गया कि बहुत डिस्टिंक्टली, बहुत ही एकदम अलग तरीके से वेरेनियस ज्योग्राफी को पहले दो ब्रांचेस में बांटता है और फिर दोनों ब्रांचेस की विषय वस्तु को स्पष्ट करता है।
ठीक है। वेरेनियस ने भौतिक भूगोल एवं जल विज्ञान पर भी लेखन प्रस्तुत किया था। उसने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो जलीय चक्र है, उसकी सामान्य चर्चा भी की, और इवन उसने इरोजन और डिपोजिशन अर्थात अपरदन और निक्षेप की प्रक्रिया की भी सकारण व्याख्या की थी। दैट मीन्स he described the process of erosion and weathering, right, in a very critical manner, है ना। पूरा का पूरा जो एक 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 सिस्टमैटिक तरीका होता है ना, उसकी तरीके से इस बात का जवाब देते हुए कि जो दिखाई दे रहा है ना, जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य के साथ वेरेनियस ने ही सर्वप्रथम बताया था कि भू सतह पर सबसे ज्यादा तापमान जो है ना, वो भूमध्य रेखा पर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो अयनवृत्तीय भागों में जो गर्म मरुस्थल है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये पहला आदमी था जिसके काम से हमें ये चीज ऑन डॉक्यूमेंट मिलती है। हम इसी को उसका प्रणेता स्वीकार करते हैं, जिन्होंने ये बताया कि भूसतह पर सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर ना मिलकर हमें अयनवृत्तीय भागों में जो गर्म मरुस्थल है उन क्षेत्रों में मिलते हैं। अब देखिए, सन 1649 में उन्होंने जापान और थाईलैंड का प्रादेशिक भूगोल नाम से अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जापान और थाईलैंड। ठीक है ना। और उसमें मानवीय पक्षों का विवेचन करते हुए प्रादेशिक अध्ययन प्रस्तुत किए। तो ये बेसिकली इनकी जो स्पेशल ज्योग्राफी की ब्रांच के लिए लिखी गई पुस्तक मान लीजिए आप। ठीक है। और उन्होंने जो क्षेत्र चुने वो थे जापान और थाईलैंड, और यहाँ पर मानवीय पक्षों का विवेचन करते हुए इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। और वेरेनियस ने भूगोल में द्वैतवाद की नींव डाली, ऐसा लगभग जो इनके बाद के भूगोलवेत्ता है वो क्लेम करते हैं। ठीक है। और वो नींव थी सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल की, क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल की, भौतिक परिघटना बनाम सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना। हमने इस चीज को स्पष्ट किया भी था और हमने देखा भी था कि वेरेनियस का उद्देश्य ड्वेलिज्म खड़ा करना नहीं था। ठीक है। वेरेनियस अपने आप में ड्वेलिज्म खड़ा करना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ, वेरेनियस के की जो शाखाएं थी, इनके अंदर काम करते करते दो धाराएं विकसित हुई, और उन दो धाराओं में जैसे मान लीजिए इसका पहले हम जनरल ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो वो जनरल ज्योग्राफी वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी, तो ये तो पहला ही। दूसरा है क्रमबद्ध, दैट इज अगेन क्लोज टू जनरल। ठीक है। और स्पेशल, दैट इज क्लोज टू रीजनल ज्योग्राफी। तो क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक। ठीक है। अब जनरल ज्योग्राफी में हम ज्यादातर क्या करते हैं, जो फिजिकल फेनोमेना है उनको शामिल करते हैं, भौतिक परिघटनाओं को शामिल करते हैं। तो वो भौतिक परिघटना आ गई। ठीक है। क्योंकि वहां पर जो एक्शन एजेंट्स हैं वो नेचुरल एजेंट्स हैं, रिवर है, सी वेव्स है, ये सब है। लेकिन जो दूसरी ब्रांच है, स्पेशल या विशेष जो ब्रांच है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो मेन प्लेयर है दैट इज ह्यूमन बीइंग, तो उसके लिए है सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना। ठीक है। तो इस तरह से इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया गया था वो इस तरह के जो द्वैतवाद है उनके अंदर लास्ट में परिणत हुआ था। लेकिन भूगोल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान रहा या खास बात रही कि भूगोल में बहुत सारे द्वैतवाद आए। जब द्वैतवाद आते हैं तो क्या होता है कि जो समुदाय, विद्वानों का समुदाय, वो जिस पर्टिकुलर शाखा का समर्थन करता है वो उसकी महत्ता को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है। ताकि वो दूसरी शाखा से ऊपर अपनी शाखा को स्थापित कर विषय की धुरी बना सके। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों शाखाओं में विद्वान खूब
जबरदस्त काम करके और अपने अपने जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। कई बार ये बढ़ते बढ़ते इसमें परिणत होता है कि वो दो ब्रांचेस में टूटकर अलग हो जाते हैं। In that case, sometime dualism is disastrous. But we have never seen such consequences in case of geography. भूगोल में ड्वेलिज्म आए, द्वैतवाद आए। द्वैतवादों के कारण भूगोल की जो द्वैतवाद में जो दो ऑपोजिट ब्रांचेज होती हैं उनमें खूब काम हुआ, भूगोल की विषय सामग्री विकसित हुई और अंत में जाके उनमें एक को एग्जिस्टेंस की बात आ गई, अर्थात ऐसे विद्वान बाद में आते हैं जो इनमें आपसी तालमेल की बात करते हैं, और जहां आपसी तालमेल होता है वहां पर विषय समृद्ध तो होता है लेकिन विषय टूटता नहीं है। तो इस प्रकार के द्वैतवाद कई बार विषय के लिए वरदान साबित होते हैं। और ज्योग्राफी में जो द्वैतवाद हैं उनका इसी तरह अंत हुआ है कि शुरू में वो अलग अलग धाराओं के रूप में खूब विकसित होते हैं और बाद में ये महसूस होता है कि नो, दीज आर नॉट डिस्टिंक्टली अपार्ट, ये बिल्कुल एकदम से अलग अलग नहीं है, रादर दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, और इनसे मिलकर भूगोल की विषय वस्तु बनती है, ना कि इनको अलग अलग करके। ठीक है, तो ये स्थिति थी द्वैतवाद की। वेरेनियस ने इन धाराओं के मध्य अंतर संबंध को रेखांकित भी किया था, परंतु फिर भी आगे सदियों तक यह द्वैतवाद बने रहे थे। ठीक है, हालांकि वेरेनियस अपनी बात में बिल्कुल क्लियर था, वो कहीं भी वेरेनियस ने खुद ने कहीं भी इस द्वैतवाद को सीधा प्रत्यक्ष तय खड़ा नहीं किया है। वेरेनियस ने तत्कालीन समय के खगोल विज्ञान और मानचित्र विज्ञान को एक स्थान पर संकलित किया। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा उनका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में भी कंट्रीब्यूशन है। रीजनल ज्योग्राफी में तो कंट्रीब्यूशन हम देख ही रहे हैं जब हम जापान और थाईलैंड के प्रादेशिक भूगोल की पुस्तक की बात करते हैं। ठीक है, और इन्होंने इनसे संबंधित सैद्धांतिक पक्षों का विश्लेषण भी किया, केवल और केवल संकलन ही नहीं किया, इनसे जुड़े जो सैद्धांतिक पक्ष थे खगोल विज्ञान और मानचित्र विज्ञान से जुड़े उनका विश्लेषण भी किया, उनका एनालिसिस भी किया। इन्होंने भूगोल को मात्र वर्णनात्मक तक सीमित नहीं रखा। ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी इज नॉट ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस और डिस्क्रिप्शन ऑफ फेनोमेना। ठीक है, अतः भूगोल का उद्देश्य लक्ष्य मात्र स्थानों का वर्णन नहीं है, अपितु नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन कर क्रमबद्ध स्वरूप में अध्ययन प्रस्तुत करना है। तो he was a strong advocate of making a geography as a systematic branch of knowledge. वो बहुत ही प्रबलता से इस बात को समर्थन देते थे कि भूगोल जो है उसका अध्ययन जो है वो बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वेरेनियस खत्म होता है और अगला जो हमारा